नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिक कुमार पांडे एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज की तरफ से। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा क्लास 10th केमिस्ट्री के सेशन चल रहे हैं और जिसमें हमने ये जाना है कि हम अभी कार्बन और उसके यौगिक की शुरुआत हम कर चुके हैं और कार्बन और उसकी यौगिक में हमने इस पार्ट से पहले 5 पार्ट को डिस्कस कर लिया है। इस पार्ट से पहले हमारे 5 पार्ट हो चुके हैं और आज हम अपना छठा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आज हमें किस टॉपिक से रिलेटेड बात करनी है। और कल की क्लास में एंड में मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई थी और आपको बताया था कि कैसे आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ स्लाइड पे देख पा रहे हो, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे कार्बन एक मिलनसार तत्व। तो कल मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि कार्बन एक बहुत ही फ्रेंडली यानी मिलनसार तत्व है। वो केवल हाइड्रोजन के साथ ही नहीं, वो अन्य तत्वों के साथ भी बंध बनाता है, ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से वो हाइड्रोजन से बनाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कल भी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे ये हमारा कार्बन है और मैं सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं और भी कई तत्वों के साथ दोस्ती करता हूं। और यहाँ पे दोस्ती करने से क्या मतलब है? बंध बनाना। क्या बनाना? बंध बनाना यानी बॉन्ड बनाना। और मैंने कल आपको बताया था कि हैलोजन्स हो गए। अब हैलोजन में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन फैमिली के सदस्य हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन 2 बार लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इनके साथ ये बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाएगा उस पे हम आज की क्लास में काफी विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, जब कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त मतलब हाइड्रोजन को छोड़कर जब अन्य तत्वों के साथ क्या बनाता है, जब अन्य तत्वों के साथ वो बंध बनाएगा। अब वो तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? हैलोजन में क्लोरीन भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि जो आपके हैलोजन होते हैं उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जनरली फ्लोरीन नहीं होता है, फ्लोरीन भी होता है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से उसके बहुत ही कम कंपाउंड बनते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे आज की क्लास में देखेंगे कैसे अल्कोहल नाम के प्रक्रियात्मक समूह का निर्माण होता है, कैसे अल्कोहल बनता है, कैसे कीटोन, कीटोन फंक्शनल ग्रुप यानी कीटोन कार्यात्मक ग्रुप हमारे सामने बनेगा, कैसे एल्डिहाइड का निर्माण होगा, एल्डिहाइड भी हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, कैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा, कैसे एस्टर का निर्माण होगा। तो ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं, ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे कार्बन के साथ बंध बना के कुछ ऐसे यौगिक बनाते हैं जो जिनके गुण काफी अलग हो गए और उनके गुणों पे भी चर्चा हम करने आज की क्लास में करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसका आइडिया मैंने आपको पिछली क्लास में ही दे दिया था कि जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है प्रकार्यात्मक समूह, या फिर इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। कैसे फंक्शनल ग्रुप का निर्माण होता है, कैसे यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे नए यौगिक बनते हैं जिनके रासायनिक गुणधर्म पुराने वालों की तुलना में काफी अलग होते हैं। तो आइए पहले परिभाषा यानी एक तरीके से डेफिनेशन पे बात कर ले कि अगर आपसे पेपर में पूछे कि प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह क्या है या व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप, तो आप उसका उत्तर दे पाए। तो आप यहाँ देखेंगे कार्बनिक यौगिक में परमाणुओं का एक विशिष्ट समूह, ध्यान दीजिएगा, परमाणुओं का या यौगिकों का ऐसा एक विशिष्ट समूह जो उनके रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। देखिए, अलग अलग प्रक्रियात्मक समूह यानी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के जुड़ने से जो अलग अलग रासायनिक गुण हमारे सामने आने वाले हैं, और हम
आने वाली आज की क्लास प्लस जो आने वाली 1 से 2 क्लास होगी, इसमें हम इस प्रकार के यौगिकों के रासायनिक गुण के बारे में काफी विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहले उसमें हमें यह देखना है कि मुख्य गुणधर्म क्या होंगे। अभी हम एक एक करके इन प्रक्रियात्मक समूह यानी इन फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ें, उससे पहले हमें एक चीज जान लेनी है कि इस प्रकार के यौगिकों के बनने से क्या परिवर्तन आ सकता है। तो सबसे पहले रासायनिक गुण पे अगर बात करें तो ये यौगिक के विशिष्ट रासायनिक व्यवहार और अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। हम आगे चल के देखेंगे कि जब हमारे पास इन प्रक्रियात्मक समूह के जुड़ने के बाद जो यौगिक बनेंगे, जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए लूं तो अल्कोहल, जैसे अगर मैं मैं बताऊंगा आपको, उदाहरण के साथ ही बताऊंगा। उसके बाद भौतिक गुण में क्या होगा, क्वथनांक और गलनांक और विलेयता भी प्रभावित होगी। जब हमारे पास जैसे सपोज किसी मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटकर कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई प्रक्रियात्मक समूह अगर लग जाएगा, तो उसके लगने से जो पुराना वाला यौगिक होगा, जो एक हाइड्रोजन के जाने और एक प्रक्रियात्मक समूह के आने के बाद जो नया यौगिक बनेगा, उन दोनों के रासायनिक और भौतिक गुणों में यानी जैसे गलनांक, क्वथनांक, विलेयता में काफी अंतर होगा और वो उसको प्रभावित करेंगे। उसके बाद श्रृंखला का प्रभाव, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की लंबाई बदलने से मुख्य रासायनिक गुण वही रहते हैं। लेकिन देखिए, लंबाई बदलने से मेन रासायनिक गुण वही होंगे, लेकिन जो पेरेंट जो यौगिक था हमारे, जैसे मीथेन से अगर मीथेनॉल बना तो उनके रासायनिक गुणों में हमारा काफी अंतर होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एक करके। अब हम एक एक करके शुरुआत करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की। किसकी? हमारे सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रकार्यात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह। और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में है, मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप काफी होते हैं, लेकिन कक्षा 10वीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग एज पर एनसीईआरटी आपको जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं वो 6 से 7 फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में जो फंक्शनल ग्रुप है हम उन्हीं को आज की क्लास में और आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा जो पहला फंक्शनल ग्रुप है वो है हैलोजन। कौन सा है? हैलोजन। ये हिंदी में भी इसको हैलोजन ही बोलेंगे और शब्दों में ऐसा लिख देंगे हैलोजन। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार के प्रक्रियात्मक ग्रुप में, अब मैंने आपको एल्काइल ग्रुप के बारे में लास्ट क्लास में बता दिया था। जब पिछली क्लास को मैंने खत्म किया है तो मैंने अंत में आपको एल्काइल ग्रुप के बारे में बताया था, वो भी यहाँ पे यूज में आने वाला है। तो उम्मीद है कि जो जब आप इस क्लास को देख रहे होंगे तो जो हमारी पिछली क्लासेस हुई हैं वो आपको क्लियर होंगी। तो सबसे पहले अगर हैलोजन के बारे में अगर बात करें तो हैलोजन का जो प्रतीक होता है, अगर सिंबल जो होता है, उसको हम एक्स से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? एक्स से। और हैलोजन में हमारे पास कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसमें इस श्रेणी में आते हैं, मतलब हैलोजन हम उनको बोलते हैं। तो जैसा कि आगे चल के हम बात करेंगे, जो हमारे पीरियोडिक टेबल का यानी जो हमारी आवर्त सारणी का समूह 17 है यानी जो ग्रुप 17 है, उसी को हम हैलोजन ग्रुप बोलते हैं और उन्हीं को हम एक्स से दर्शाते हैं। अब एक्स की जगह पे एफ यानी फ्लोरीन भी हो सकता है, Cl यानी क्लोरीन भी हो सकता है, Br यानी ब्रोमीन भी हो सकता है और I यानी आयोडीन भी हो सकता है। अब कैसे हैलोजन फंक्शनल ग्रुप यानी हैलोजन प्रकार्यात्मक समूह का निर्माण होगा, हम इस पे आज बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, मैं एक रफ लिख रहा हूं यहाँ पे कि जैसे एल्केन में से यदि जब हम एक हाइड्रोजन को हटाकर, ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे,
जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन, वो रिएक्शन के थ्रू होता है, अभिक्रिया होती है, तो जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटकर उसकी जगह पर एक हैलोजन, इनमें से वो कोई भी हैलोजन हो सकता है, जुड़ जाए, तो जो हमारा यहाँ पर नया यौगिक बनेगा वो होगा RX। अब कुछ बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि R क्या है, तो मैंने पिछली क्लास जहां पे खत्म की थी वहां पे आपको बताया था कि R हम एल्काइल ग्रुप को बोलते हैं, और जहां पे पिछली क्लास के अंतिम कुछ मिनटों में मैंने आपको बताया था कि जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए या कम कर दिया जाए, तो वही CnH2n+1 सामान्य सूत्र के साथ हमारे पास एक और श्रेणी बन के आती है, उसको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो चलिए एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे अगर मीथेन हमारे पास है, कौन है, अगर हमारे पास मीथेन, आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, मीथेन अगर हमारे पास है, तो मीथेन में से यदि हमने एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर जो हमारे पास हैलोजन लिखे हैं, इसमें से कोई भी यदि एक हैलोजन जुड़ जाता है, कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम क्लोरीन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, क्लोरीन, कौन सा ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास नया यौगिक प्राप्त हो रहा है CH3Cl, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हैलोजन, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। आने वाली क्लासेस में हम इनके नाम किस प्रकार लिखेंगे हम वो भी देखने वाले हैं, कि कैसे इस ये जो हमारा यौगिक यहाँ पे प्राप्त हुआ है, इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। क्या नाम होगा इसका, क्लोरोमीथेन, इसका नाम क्लोरोमीथेन होने वाला। चलिए मैं आपको एक उदाहरण और बता देता हूं, मैं आपको एक उदाहरण और बताता हूं। यहाँ पे ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, तो एक और उदाहरण हम यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज, जरूरी नहीं है कि हम इथेन ही होगा, कोई भी एल्केन हो सकता है। सपोज हम मैंने यहाँ पे इथेन ले लिया, अब मैं आशा करता हूं कि इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अपनी पिछली क्लासेस को देखने के बाद एटलीस्ट इन टॉपिक से रिलेटेड आपको, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। तो एक और हैलोजन का हम बनाते हैं फंक्शनल ग्रुप, एक और प्रक्रियात्मक समूह का उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हट के यहाँ पे ये भी जितने भी हैलोजन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब हैलोजन के उदाहरण, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये सभी हैलोजन के उदाहरण हैं, और इनमें से कोई सा भी एक जुड़ सकता है। तो यहाँ पर हमने क्लोरीन को जोड़ा था, यहाँ पर हम ब्रोमीन ले लेते हैं, तो इसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे यौगिक प्राप्त होगा वो हो जाएगा C2H5, और एक हाइड्रोजन हट के उसकी जगह पे कौन जुड़ा है, उसकी जगह पर ब्रोमीन जुड़ गया है। और हालांकि मैं नाम IUPAC नेम इन सब के लिखने में आपको अलग से भी बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा यौगिक बन के आया है, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन, क्योंकि दो कार्बन है इसीलिए इथेन, पिछले वाले में एक कार्बन था हमारा, इसीलिए उसका नाम था क्लोरोमीथेन। क्लोरीन है इसीलिए क्लोरो, और यहाँ पे ब्रोमीन है इसीलिए ब्रोमो, और दो कार्बन वाला यौगिक है, तो उस दो कार्बन वाला यौगिक हमारा क्या होता है, इथेन होता है। तो एक बार ध्यान से आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, एक बार देखिए ध्यान से, उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। तो अब पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे कोई भी एक उदाहरण, चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे जरूरी नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ दो उदाहरण लिए हैं, मीथेन और इथेन का। प्रोपेन के लिए भी उदाहरण ले सकता है, ब्यूटेन के लिए भी उदाहरण ले सकता है, पेंटेन के लिए ले सकता है, हेक्सेन के लिए भी ले सकता है, और जनरली एज पर एनसीईआरटी का सिलेबस हेक्सेन तक के ही उदाहरण आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए, जैसे कि एग्जाम में कैसा पूछेगा, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पे आपके पास यहां पर इस तरीके से पूछ सकता है, या फिर मैंने कल आपको कंडेंस फॉर्मूला लिख के बताया था,
इस तरीके से। ये दोनों ही ये दोनों ही उदाहरण जो हैं वो किसके हैं? प्रोपेन से रिलेटेड है, यानी इसका जो नाम है ब्रोमो प्रोपेन होगा, ब्रोमो प्रोपेन होने वाला है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इस निम्नलिखित में या इस संरचना में कौन सा फंक्शनल ग्रुप या कौन सा प्रकार्यात्मक समूह प्रेजेंट है या कौन सा प्रकारात्मक समूह यहाँ उपस्थित है। तो आपको अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सब में से अगर कोई भी एक दिखाई दे रहा है तो आप क्या कहेंगे कि वहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो आप बोलेंगे वहां पे हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है। हैलोजन आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि आप हैलोजन प्रकार्यात्मक समूह, जो हैलोजन प्रकार्यात्मक समूह है हमारा, उसको आप पहचानना सीख गए होंगे और आप उसको अब आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। गुणों पे भी बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको फंक्शनल ग्रुप यानी प्रकार्यात्मक समूह को पहचानना सिखा रहा हूं कि कैसे आप संरचना को देखकर बताएंगे। हालांकि हम आगे जब बढ़ेंगे, जब हम सारे फंक्शनल ग्रुप यानी सारे प्रकार्यात्मक समूह के बारे में पढ़ लेंगे तो हम इस एक एक करके इनके गुणों के बारे में बात करेंगे, क्या गुण है। फिलहाल आप कैसे पहचानेंगे, हम पहचानने पर बात कर रहे हैं अभी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर होगा। चलते हैं अपने दूसरे प्रकार्यात्मक समूह, अपने दूसरे, यहाँ पे सबकी लिस्ट मैंने आपके लिए रखी है। जब आपको नोट्स मिलेंगे तो आप वहां पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास सारे फंक्शनल ग्रुप एक टेबल की फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए ब्लैंक बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। चलिए, तो जो हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल, जिसको हिंदी में कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल हो जाता है। अब एल्कोहल की पहचान क्या है? जिस प्रकार से हैलोजन की पहचान थी एक्स ग्रुप, एक्स ग्रुप का मतलब हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कोई सा भी एक तत्व वहां पर उपस्थित होगा, यही उसकी पहचान थी। तो उसी प्रकार एल्कोहल ग्रुप की पहचान होती है ओ एच। ध्यान दीजिएगा, एकल बंध के साथ ओ एच साथ में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ओ एच साथ में होना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप भी आने वाले हैं जहां पे OH साथ होने के बावजूद वो एल्कोहल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो कार्ब O और H है वो एक दूसरे से ना जुड़कर किससे जुड़े होंगे? कार्बन से। हालांकि जब हम आगे बढ़ेंगे इसकी चर्चा तब करेंगे। फिलहाल हम आते हैं एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप पे। तो यहां पर क्या होने वाला है? उदाहरण के लिए पहले मैं आपको एक सामान्य सूत्र लिखकर दिखा देता हूं, उसके बाद 2 से 3 उदाहरण लेके मैं आपको एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के बारे में या एल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये कुछ उदाहरण है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस किया, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हमने माइनस करेंगे और उसकी जगह जुड़ेगा ओ एच। क्या जुड़ेगा? ओ एच। और यहां पर जो हमारा यौगिक बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। फिर आपके प्रश्न होगा कि यहाँ पर आर क्या है? तो मैंने पिछली क्लास के लास्ट में आपको बताया था कि आर एल्काइल ग्रुप है। कैसे बनता है? एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाने पर हमको क्या प्राप्त होता है? एल्काइल ग्रुप। तो जरूर उम्मीद है कि आपने पिछली क्लास देखी होगी और आपको इस टॉपिक में कोई डाउट या इस पोर्शन में कि आर कैसे लिखा इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए और आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण देखने के लिए हम सबसे पहला उदाहरण लेते हैं यहां पर। क्या? मीथेन में से
एक हाइड्रोजन को हटाकर हम OH जोड़ेंगे और यहाँ पर जो हमारा यौगिक मिलेगा हमको वो मिलेगा CH3OH। CH3OH क्या मिलेगा? CH3OH। CH3OH और इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। अब कैसे मीथेनॉल मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। CH3OH हो गया मीथेनॉल। ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब एल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह जब हमारा बनेगा तो जो हमारा एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटने के बाद जो OH जुड़ा है, जो OH जुड़ा है, तो इस केस में एल्केन में से ई हट जाएगा और ई की जगह जुड़ेगा OL। क्या जुड़ेगा? ई की जगह जुड़ेगा OL। ध्यान दीजिएगा, आगे जो फंक्शन ग्रुप आएंगे किसी में Al जुड़ेगा, किसी में ओइक एसिड जुड़ेगा। तो आपको अगर आप एक एक करके समझते गए, जैसे हेलोजन तो काफी आसान था, उसमें आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को देखना है और उसको हेलोजन पहचान लेना है। लेकिन जो हमारे कुछ अब जो फंक्शन ग्रुप आएंगे 2, 3, 4, 5 नंबर पे, जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें क्या होता है, अगर आप इसको ढंग से नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि आप इनमें अंतर बना बता पाए इनकी संरचना में। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटकर OH जुड़ेगा और नाम कैसे लिखेंगे? एल्केन का ई हटेगा और उसकी जगह पे जुड़ेगा OL। तो ध्यान से अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये हमारा हो जाएगा एल्केनॉल। उदाहरण के लिए बताया मैंने आपको, एल्केन में से ई हटेगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हो कि हिंदी में क्या नाम लिखेंगे। हिंदी में कुछ अलग नहीं होता है, इसी स्पेलिंग को अगर हम शब्दों में लिख दे तो मीथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। आइए एक उदाहरण में और लेता हूं आपके सामने। C2H6 हमारा इथेन होता है, आपको पता होगा। अब इसमें हम अल्कोहल फंक्शन ग्रुप जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन हटेगा, क्योंकि कार्बन के 4 बंध पहले से बने हुए हैं। अगर उसको कोई नया बंध बनाना है, अगर उसको नया बंध बनाना है तो उसको हाइड्रोजन, किसी भी एक हाइड्रोजन का बंध को तोड़ना पड़ेगा। तो एक हाइड्रोजन हटेगा, उसी की जगह OH आएगा और यहाँ पे जो हमारा यौगिक हमें मिल रहा है वो है C2H5OH। C2H5OH नाम कैसे लिखेंगे? मैंने क्या बताया था, एल्केन में से ई हटेगा। तो ये कौन सा एल्केन था? इथेन था। तो इथेन में से ई हटा के हम क्या जोड़ देंगे? OL जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा इथेनॉल। तो यही है। तो क्या 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 उदाहरण है इसके? दो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिए, मीथेनॉल, इथेनॉल। फर्दर आगे कौन से आएंगे? प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल। इसी प्रकार से हमारे आगे ये सीरीज बनती जाएगी। मैंने आपको 2 उदाहरण हैलोजन के भी बताए थे और 2 ही उदाहरण मैंने आपको किसके बताए हैं? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के। कैसे पहचानेंगे? O और H साथ में होंगे, O और H साथ में होंगे। चलते हैं अपने तीसरे और अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ। तो हमने हैलोजन की बात कर ली है, इस टेबल के हिसाब से हमने हैलोजन की चर्चा कर ली है, हमने अल्कोहल की चर्चा कर ली है। ये 2 फंक्शनल ग्रुप को हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को। किसको? आप यहाँ पे देख लेंगे नंबर, यहाँ पे हमने कौन कौन से डिस्कस कर लिए हैं। हमने हेलो एल्केन या उसी को हेलोजन भी बोल सकते हैं, हेलो एल्केन, मैंने आपको नाम जब लिख के दिखाया था। इस हेलो एल्केन के बारे में हम काफी विस्तार में दोबारा चर्चा करेंगे जब हम IUPAC नेमिंग लिखेंगे। तो हेलो एल्केन हमने डिस्कस कर लिया है, हमने अल्कोहल डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे स्क्रीन में 2 बार लिखा है अल्कोहल। तो अब हम जो तीसरा फंक्शन ग्रुप डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, वो है एल्डिहाइड। इसमें भी आपको OH दिख रहा होगा, लेकिन इसमें कैसे OH अलग तरीके से जुड़ा होता है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। तो चलिए, जो तीसरा फंक्शनल ग्रुप हमारा आ रहा है वो है एल्डिहाइड्स। क्या है?
एल्डिहाइड्स। देखिए यहाँ पे इंग्लिश हिंदी नहीं है, ज्यादातर जो शब्द हैं वो इंग्लिश के ही लेटर को हम शब्दों में लिख देते हैं, तो इसको हिंदी में भी एल्डिहाइड ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका हिंदी में कुछ अलग नाम है। एल्डिहाइड, ये जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड है। इसकी क्या पहचान है? जैसे हैलोजन को अगर पहचानना हो तो मैंने आपको बताया था, आप एक्स ग्रुप ढूंढेंगे, और एक्स ग्रुप क्या है? वो फ्लोरीन हो सकता है यानी एफ, क्लोरीन हो सकता है यानी Cl, ब्रोमीन हो सकता है यानी Br, आयोडीन हो सकता है यानी I। तो इसकी क्या पहचान है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसकी पहचान है CHO। लेकिन फिर मेरा सवाल, मैंने आपको क्या बोला था कि अभी आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि OH तो यहाँ पे भी है। ध्यान दीजिए, OH तो यहाँ पे भी है, तो ये अल्कोहल क्यों नहीं है? मैंने अभी आपको क्या बताया था पिछले वाले उसमें प्रकारात्मक समूह में, कि जब आपको OH दिखेगा तो आप उसको अल्कोहल की तरह आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब कौन सा, तो यहाँ भी तो OH है। लेकिन मैंने आपको फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर O और H एक दूसरे से जुड़े हों तो वो होता है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन करके अगर बनाऊं तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर इस प्रकार की संरचना होती है। देखिए यहां, देखिए यहां दिख रहा है आपको कि O और H एक दूसरे से ना जुड़कर किससे जुड़े हैं? O और H एक दूसरे से ना जुड़कर वो जुड़े हैं कार्बन से, और कार्बन के चतुसंयोजकता यानी जो कार्बन के 4 बंध बनते हैं वो यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये चैप्टर बहुत आसान है अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं। इसीलिए जब मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था, पार्ट 2 पढ़ाया था, पार्ट 3 पढ़ाया था, जब एक ही चीज को मैं बार बार बता रहा था कि एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, संतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कैटिनेशन, श्रृंखलन, टेट्रावैलेंसी, चतुसंयोजकता, तब मैंने आपको बोला था कि ये बेसिक्स हैं, जब हम आगे चलेंगे तो यही चीजें जुड़ने वाली हैं। एकल बंध, द्विबंध दिखाई दे रहा है आपको? तो ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड में CHO इसकी पहचान है। और CHO भी कैसे? जब O और H एक दूसरे से ना जुड़कर किससे जुड़े हों? किससे? कार्बन से जुड़े हों। किससे जुड़े हों? कार्बन से, यही इसकी पहचान है। आइए इसके भी हम कुछ उदाहरण, अच्छा मैंने आपको वो नहीं बताया, वो मैं बताया था यहाँ पे साइड में आपको कि इसमें क्या होगा। एल्केन में से E हटेगा, Al जुड़ेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, मैं एक बार दोबारा, कोई आपको डाउट ना रह जाए, मैं दोबारा ठीक तरीके से अलग अलग लिख देता हूं। ए और एल थोड़ा अलग इसलिए बनाया कि ओ से अलग लगे थोड़ा, इसीलिए मैंने ए बनाया है। क्या है यहाँ पे? ए एल, क्या है? ए एल यानी अल। ओ एल था, ओल था एल्कोहल में, इसमें होगा अल। कैसे नाम लिखेंगे वो भी मैं बताने वाला हूं। तो यहां पर नाम क्या हो जाएगा? एल के नल, ए एल। ध्यान दीजिएगा, वहां पे ओ एल था एल्कोहल में, इसमें ए एल है। केवल एक अल्फाबेट का फर्क है, ओ की जगह ए आ गया है। कैसे नाम लिखेंगे आइए कुछ उदाहरण के साथ हम देखते हैं। तो यहां पर पहला उदाहरण लेते हैं, CH4, एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह जुड़ेगा CHO। कौन जुड़ेगा? CHO। देखिए यहाँ पे, इधर देखिए, CH4 में से एक H हटा, CHO जुड़ेगा, तो हमारे पास जो उत्पाद यहाँ प्राप्त होगा वो हो जाएगा CH3CHO। या तो इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में आपको, या फिर इसकी और करके इसकी एक और स्ट्रक्चर बन सकती है। क्योंकि अगर पहचानने को देगा तो फिर तो आपको इस ओपन करके बना के देगा। ये दोनों CH3CHO है, ये दोनों ही CH3CHO है। अब प्रश्न आता है कि इसका
नाम क्या होगा? तो बच्चे यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, जब हमने अल्कोहल को पढ़ा है तो हमने मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा के जब OH लगाया तो वो हो गया था मीथेनॉल। यही पढ़ा था ना आपने। लेकिन अगर आपने यहाँ पे वो कर दिया, ध्यान से देखिए, इधर इधर देखिए, अगर आपने यहाँ पर इसका नाम मीथेनल कर दिया, क्योंकि हमारे दिमाग में वही चलता है। क्या चलता है हमारे दिमाग में? हमारे दिमाग में चलता है कि अल्कोहल में हमने मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा के OH को लगा जोड़ दिया तो मीथेनॉल हो गया, और यहाँ पे भी वही होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। इसका नाम मीथेनल नहीं होगा। इसका नाम मीथेनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे आपको 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, और 2 कार्बन वाला मीथ नहीं होता, 2 कार्बन वाला इथ होता है, यानी इथे। तो इसका नाम जो यहाँ पर होगा वो आपका होगा इथेनल। क्या नाम होगा? इथेनल। ध्यान दीजिएगा, OL नहीं है, AL है। एल्डिहाइड में AL लगता है, इसका नाम इथेनल है। तो अब बच्चों के दिमाग में ये भी प्रश्न आ सकता है कि क्या मीथेनल जैसा कुछ नहीं होता? क्या मीथेनल जैसा कुछ नहीं होता? बिल्कुल है। हमारे पास जो मीथेनल होता है तो उसका जो सूत्र होगा उसमें कोई कार्बन ना होकर HCHO होता है। क्या होता है? यहां देखिए, HCHO, यानी इसका जो नाम है। अब यहाँ पे कार्बन एक है हमारे पास, अब हमारे पास यहाँ पर कार्बन एक है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा मीथेनल। क्या नाम हो जाएगा? मीथेनल। आइए इसका एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। इसका एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। C3H8, ये आपका क्या था? C3H8 आपका क्या होता है? प्रोपेन होता है। क्या होता है? प्रोपेन होता है। तो प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटेगा, CHO ग्रुप जुड़ेगा, तो हमारे पास जो बनेगा वो हो जाएगा C3H8CHO। फिर वो गलती यहाँ पे नहीं करनी है कि प्रोपेन से बना है तो प्रोपेन नल होगा, नहीं। क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप आपके पास क्या लेकर आ रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप भी अपना एक कार्बन आपके पास लेकर आ रहा है। तो 3 और 1 4, 4 कार्बन की उपस्थिति के कारण यहाँ पर जो आपका यौगिक यानी जो कंपाउंड बना है वो हो जाएगा ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल में ब्यूटेनॉल बनता, एल्डिहाइड है तो ब्यूटेनल यानी AL बनेगा। उम्मीद है कि आपको एल्डिहाइड भी क्लियर होगा। एल्डिहाइड में कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इन केस कोई भी डाउट है, आपके पास वीडियो को बार बार रिवाइंड या रिप्ले करने का ऑप्शन है, क्योंकि आइडेंटिफाई करने को आएंगे, पेपर में आएंगे कि निम्नलिखित में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर हेलोजन दिखाई दे रहा है आपको, FCl, Br, I, इसमें से कोई भी दिखाई दे रहा है तो हेलोजन में जाएगा। OH दिखाई दे रहा है, O और H एक दूसरे से जुड़े हुए, तो वो अल्कोहल में जाएगा। और अगर CHO दिखाई दे रहा है, जिसको अगर हम तोड़ेंगे तो वो कुछ इस प्रकार टूटेगा, जिसमें O और H अलग अलग हैं, कार्बन से जुड़े हैं, तो वो आ जाएगा आपका एल्डिहाइड ग्रुप में। चलिए, तो हमने अपना एक और फंक्शनल ग्रुप को खत्म कर लिया है। हमने अल्कोहल, एल्डिहाइड और हेलो एल्केन को खत्म कर लिया है। अब हमारे पास अगला जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, जो हमारे पास जो अगला फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड।
और आज का लास्ट फंक्शन ग्रुप रखते हैं, क्योंकि अगर एक ही दिन में आपको सारे फंक्शन ग्रुप बता दिए तो हो सकता है आपके दिमाग में कुछ डाउट हो जाए या आप डिफरेंस ना कर पाए। तो आज मैं आपको 4 फंक्शन ग्रुप बताऊंगा, और इसके बाद जो हमारे 2 और फंक्शन ग्रुप रह गए हैं, ईथर और एस्टर, वो हम देख लेंगे अपनी अगली क्लास में। तो इसी को अगर हम शब्दों में लिखते हैं तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल भी लिख सकते हैं हिंदी में। कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं हम इसको। कार्बोक्सिलिक अम्ल कह लीजिए या कार्बोक्सिलिक एसिड कह लीजिए। क्या पहचान है इसकी? क्या पहचान है कार्बोक्सिलिक एसिड की? कैसे पहचानेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को? तो सबसे पहले तो आपको COOH, COOH रटेंगे फंसेंगे, रटेंगे फंसेंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे OH यहाँ पे भी आ रहा है, कुछ बच्चे बोलेंगे OH यहाँ पे भी आ रहा है तो ये भी अल्कोहल है। नहीं, इसमें जब COOH, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको मैं एक और अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से, हमारा जो अल्कोहल वाला OH था वो कार्बन से एकल बंध के द्वारा जुड़ा था और उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं था। समझिएगा इस चीज को। मैं आपको जब सारे फंक्शन ग्रुप खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? मैं आप 3-4 एग्जांपल ले लेंगे। कैसे? मैं ले लूंगा इथेनॉल, मैं ले लूंगा इथेनल, मैं ले लूंगा इथेनोइक एसिड, और उसके बाद स्ट्रक्चर बना के आपको उनमें अंतर में दोबारा समझाऊंगा। फिलहाल आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे पहचानना है, COOH, ये चारों साथ में होंगे। और अगर इसको तोड़ के अगर हम इसकी संरचना को बनाए तो कार्बन एकल बंध के साथ OH से भी जुड़ा होगा और डबल बॉन्ड के साथ O के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे OH साथ है लेकिन कार्बन में डबल बॉन्ड भी आ रहा है O के साथ, यानी हमारे पास यहाँ पे कितने ऑक्सीजन की उपस्थिति है? 2 ऑक्सीजन की। कितने? अल्कोहल में केवल 1 ऑक्सीजन की उपस्थिति होती। ध्यान दिया था? समझेंगे, बहुत आसान है। रटने का प्रयास करेंगे, नहीं कर पाएंगे अंतर। कितना भी प्रयास कर लीजिए, अगर रटेंगे तो इसका अंतर आप, इनमें अंतर आप नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा? अब एक बार फिर से मैं अगर आपको बता दूं तो एल्केन से अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो क्या होगा? ई हटेगा, ओइक एसिड जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? OIC एसिड, या इसी को ओइक अम्ल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? एल्केनोइक एसिड। आइए आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण, मीथेन ले लें। मीथेन से एक हाइड्रोजन को हमने हटा के उसकी जगह COOH को जोड़ दिया तो हमारे पास जो यहाँ पे उत्पाद यानी जो हमारा नया यौगिक प्राप्त हो रहा है वो CH3COOH। फिर से देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी अपने साथ क्या लेकर आ रहा है? सुनिए, कार्बोक्सिलिक एसिड भी अपने साथ क्या लेकर आ रहा है? एक कार्बन लेकर आ रहा है। क्या लेकर आ रहा है? कार्बन लेके आ रहा है। भले ये मीथेन से बना है, यहाँ पे वही चीज ध्यान रखनी है जो आपने एल्डिहाइड में याद रखी थी। भले ये मीथेन एक कार्बन वाला था, कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में एक कार्बन लेके आ रहा है, तो इसका नाम मीथेनोइक एसिड नहीं होगा। क्या होगा? 2 कार्बन की वजह से इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड। इथेन में से मैंने क्या बताया था? इथेन से ई हटा के OIC सफिक्स जोड़ना है, प्रत्यय लगाना है। क्या लगाना है? प्रत्यय, सफिक्स। तो अब एक और सवाल दिमाग में आता है कि क्या मीथेनोइक एसिड नहीं बनता? अगर मीथेन से इथेनोइक एसिड बन रहा है तो क्या मीथेनोइक एसिड नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। और हमने बताया भी था आपको जब मैंने अम्ल क्षार के बारे में पढ़ाया है कि जो आंट स्टिंग यानी जो चींटी का डंक, बिच्छू का डंक, इसके डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो मीथेनोइक अम्ल या फिर इसका एक और नाम है फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड इसको बोलते हैं, वो वही होता है। तो बिल्कुल बनता है। तो ऐसा डाउट आपको अपने दिमाग में नहीं लाना है
कि अगर मीथेन से इथेनोइक एसिड बन रहा है तो क्या मीथेनोइक एसिड नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। तो जिस प्रकार मीथेनल बन रहा था, ठीक उसी प्रकार हमारा मीथेनोइक एसिड भी बनेगा, HCOOH, और इसका नाम है, एक कार्बन की उपस्थिति के कारण ही इसका नाम है मीथेनोइक एसिड। ये इसका IUPAC नेम हो गया, स्टैंडर्ड नेम हो गया, कॉमन नेम। हमने फॉर्मिक अम्ल आपको बताया ही था। और खैर अभी मैं आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रहा हूँ, प्रकार्यात्मक समूह पढ़ा रहा हूँ। जब हम नोमेनक्लेचर पे जाएंगे, IUPAC नेम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में नहीं है 10th क्लास में, लेकिन फिर भी जो है अगर हम उसको पढ़ेंगे, नाम जब लिखना सीखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नाम इनको लिखते हैं। तो ये हो गया मीथेनोइक एसिड, या इसी को मीथेनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं। चलिए एक और आखिरी उदाहरण ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे इथेन है, इथेन में से एक हाइड्रोजन हटेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ेगा, कितने कार्बन हो गए? 2, और एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH भी अपने साथ लेकर आ रहा है, टोटल कार्बन हो गए 3। तो यहाँ पे तो पहले लिख देते हैं C2H5 COOH, लेकिन इसका नाम इथेनोइक एसिड नहीं होगा क्योंकि कार्बन कितने हो रहे हैं? कार्बन 3 हो रहे हैं। कार्बन 3 होने की वजह से इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। देखो प्रोपेन से बना है और प्रोपेन में ई होता है, तो ई हटेगा, OIC लग जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, या इसी को प्रोपेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। इसी को अगर मैं शब्द में लिख दूंगा तो ऐसा मत सोचिएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चे की सर इंग्लिश में लिख रहे हैं, नहीं। अगर प्रोपेनोइक अम्ल को ही हिंदी में अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं प्रोपेनोइक एसिड या अम्ल, इसको आप लिख सकते हैं, आपको घबराना नहीं है। बस वही इंग्लिश की चीज को हम किस में लिख देंगे? शब्दों में। तो ये थे हमारे कितने फंक्शनल ग्रुप? हमारे 4 फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने पढ़ लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या पढ़ लिया है। हेलो एल्केन, या फिर इसी को हमने हेलोजन लिख के पढ़ा था। क्या लिख के पढ़ा था? हेलोजन लिख के पढ़ा था। हमने अल्कोहल को देख लिया है, हमने अल्कोहल देख लिया, अल्कोहल इसमें 2 बार है, कोई बात नहीं। एल्डिहाइड हमने देख लिया है, हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल को देख लिया है। तो क्या बच रहा है? क्या बच रहा है? देखिए हमारा कीटोन बचा है अभी, हमारा एस्टर बचा है अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और एक मैं आपको अपनी तरफ से, मैंने आपको बोला था मैं आपको 6 से 7 फंक्शनल ग्रुप बताऊंगा, 4 मैंने आपको आज बता दिए, 3 मैं आपको कल बताऊंगा, जिसमें कीटोन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, एस्टर आपको स्क्रीन में दिखा रहा है, एक ईथर भी मैं आपको बताऊंगा। 7 फंक्शनल ग्रुप बताने के बाद हम प्रकार्यात्मक समूह का समापन करेंगे, और प्रकार्यात्मक समूह को समापन के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास ऑलरेडी अगला टॉपिक भी है। यहाँ देखिए समजातीय श्रेणी, होमोलॉगस सीरीज, ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले प्रकार्यात्मक समूह को हम खत्म करेंगे। आज हमने 4 प्रकार्यात्मक समूह को पढ़ा है, आने वाली क्लास में हम 3 को पढ़ेंगे, और कल की ही क्लास में हम शुरुआत कर देंगे समजातीय श्रेणी यानी होमोलॉगस सीरीज की भी। तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए ये चैप्टर। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है, अगर आपने जो शुरू के 1 2 3 4 जो शुरू के 2-3 पार्ट हुए हैं, अगर आपने उसको ध्यान से समझते हुए, एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार 3 बार 4 बार समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो इससे आसान चैप्टर कुछ नहीं है। और अगर आपके बेसिक्स में ही अगर आपको दिक्कत हो गई, अगर आपको एकल बंद, द्विबंध, त्रिबंध, इन सब में ही अगर आप अंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और आप रटने का प्रयास भी करेंगे तब भी बहुत मुश्किल होगी आपको रटने में भी। तो उम्मीद है कि आज जो हमने 4 प्रकारात्मक समूह को पढ़ा है वो आपको समझ में आए होंगे। तो रिवीजन करते रहिए, नहीं समझ में आ रहा है पार्ट्स को बाद में देखिए, ठीक है? तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।